कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने वेक्टर्स की पढ़ी थी, जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, उन पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो जेई में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा गया था, मतलब ये कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन बना के ही पूछ लिया गया था, ऑप्शन बना के। तो इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along and perpendicular to vector A। दो वेक्टर हमको गिवन होंगे A और B। हमें वेक्टर B का कंपोनेंट along वेक्टर A निकालना है और परपेंडिकुलर टू वेक्टर A निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक वेक्टर हमको A गिवन है और एक वेक्टर हमको B गिवन है। तो हमने एक ये वेक्टर ले लिया A और यहीं से एक वेक्टर B वेक्टर ले लिया, ये B है, और यहाँ पर एक वेक्टर A है। इस OB वेक्टर की जो वैल्यू है वो B वेक्टर की इक्वल है और OA वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर की इक्वल है। ये O एक पोजीशन वेक्टर हो गया, एंगल थीटा हो गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको एक वैल्यू निकालनी है OM की। ये यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये OM की वैल्यू, ये अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ओके नो प्रॉब्लम। OM की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये जो है वेक्टर B अलोंग है और एक परपेंडिकुलर टू वेक्टर A है। तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर A और एक अलोंग वेक्टर है, तो अलोंग वेक्टर A क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू को बोलेंगे OM वेक्टर। इस OM वेक्टर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, MB की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो वैल्यूज हमको निकालनी है। अगर आपको याद हो तो ये OM हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, याद है किसी को ये OM क्या होता है? OM जो है वो स्केलर प्रोजेक्शन जैसे हमने निकाला था ना, इस B का डायरेक्शन ऑफ A, B ऑन A, अगर आपको याद हो तो B ऑन A हमने निकाला था। तो अब हमें वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। याद है ना स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता था, A ऑन B, तो A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B, और अगर B ऑन A निकालना है तो B डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A, और उसको हम फिर क्या करते थे, वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे अपॉन में A है तो A कैप से मल्टीप्लाई, और अगर B है तो B कैप से मल्टीप्लाई। तो ये OM को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। OM हमें याद होना चाहिए, ये जो है स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट B ऑन A। तो इस B ऑन A की वैल्यू क्या हो जाती है, B डॉट A डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A। लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो फिर हम इसको स्केलर नहीं बोलेंगे, इसको हम सीधे वेक्टर में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये वेक्टर कंपोनेंट बोल दो इसको, क्योंकि हम वेक्टर OM की वैल्यू निकाल रहे हैं। और जो भी यहाँ पर होता है, जैसे जो अपॉन में A है तो उसके A कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी बात पहले हो चुकी है। तो ये हो जाएगा A डॉट B अपॉन, और A कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में डॉट क्रॉस का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डॉट का अलग मीनिंग है, क्रॉस का अलग मीनिंग है। तो हम सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे,
और ए कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए तो ऊपर आ गया, मॉड ऑफ ए नीचे आएगा और एक पहले से है, तो ये बन जाएगा। तो ये हम बोलेंगे कि किसी भी वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए है, इसी को हम वेक्टर कंपोनेंट भी बोलते हैं। सेम इसी तरह के 4 ऑप्शन बना के जेई में ये पूछा गया है, बस उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया था कि बी का कंपोनेंट निकालना है अलोंग वेक्टर है, तो वो वही है वेक्टर कंपोनेंट। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर हमें बी एम की वैल्यू या एम बी की वैल्यू चाहिए, ये जो एम बी है ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ओ एम प्लस एम बी किसकी इक्वल हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो इस टाइप से हम लोगों ने किया था ना ट्रायंगल रूल से। ट्रायंगल रूल क्या कहता है, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर। ये दोनों अगर सेम होते हैं तो ओ और बी को एक साथ कर लेते हैं। ओ एम वैक्टर की वैल्यू हमें पता है तो हम उसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमें तो अब एम बी निकालना है। एम बी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर की वैल्यू बी है, तो बी का या बी वैक्टर सॉरी, और ओ एम की वैल्यू कितनी आई है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई में है ए और डिवाइडेड बाई कितना है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम बी वैक्टर। तो एम बी वैक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये दो हमारे रिजल्ट आ जाएंगे जो हमें याद रखने हैं, एक अलोंग वेक्टर है और एक परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। ठीक है, इस टाइप से पूछा गया था ये, और एक बार उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया था, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके आप लिख लीजिए इसको। सेम वही चीज़ है, बस इन्होंने उसको आर बोल दिया था। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ, लिखने का मेथड है, कई तरीके से पूछते हैं ये। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर आर in the direction of another vector A and perpendicular to A vector R। दो होंगे ना, दो रिजॉल्व पार्ट, दो में ब्रेक करेंगे, एक उसके अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर है। आपको याद होगा मैंने फिजिक्स में आपको बताया था ना कि फिजिक्स में इस तरीके से आप थीटा के कंपोनेंट करते हो, अगर यू है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वही है, एक अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो अलोंग में क्या हो जाएगा, ये अलोंग का लिखा हुआ है ओ एम वैक्टर, तो ओ एम वैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए वैक्टर। तो यहाँ पर बस बी की जगह आर काम कर रहा है और जो ए था उसकी जगह पे तो ए है ही है, तो बी की जगह जहाँ जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पर हम आर वेक्टर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर डॉट ए मल्टीप्लाई में सिंपल मल्टीप्लाई है वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, एंड दूसरा क्या आया था, आर माइनस, ये लिखा है जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पर हमें आर रख देना है, तो आर वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएंगे, इनका हमें ध्यान रखना है। अब हम करते हैं कुछ और दूसरे क्वेश्चंस जो हमने प्रॉपर्टी पिछले टर्म पे पढ़ी थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात की थी कि मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पूछता है, कि कोई एक वैल्यू दे देंगे और कहेंगे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी है वो पूछेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कौन कौन से चैप्टर में हमें पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास कौन कौन से चैप्टर में आता है, एक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज में, अगर आपको याद हो तो ए एम जी एम का यूज़ करके ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हमारा एक मैक्सिमम मिनिमम खुद एक चैप्टर है उससे निकालते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है इस वेक्टर में, उससे भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी का क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, लिखते हैं साथ में। और ये सिर्फ वेक्टर से ही हो पाएगा, बाकी दोनों मेथड से नहीं होगा। दोनों मेथड मतलब दोनों चैप्टर जो हैं
मैक्सिमम मिनिमा से करो या एम जी एम से करो, उससे होगा ही नहीं है। वो सिर्फ इसी के लिए बना है, वेक्टर के लिए, और वो वेक्टर का समझ में भी नहीं आएगा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 12z, 3x प्लस 4y प्लस 12z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इज, ऑप्शन हमारे पास गिवन है 1, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 12z की वैल्यू की हमें ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो है वो तीन है, x y z 3 है, तो मैक्सिमम मिनिमम में तो कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था तो हम उसको डिफरेंशिएट करके देख लेते थे। और दूसरा अगर हम सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो AM GM और HM में देखोगे तो भी कुछ इस टाइप का केस नहीं बनने वाला जिसमें x y z दिया और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूछे, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हो तो x y z के टर्म में पूछे। तो देखिए इसका मेथड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ फिर एक आप सॉल्व करेंगे अभी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। a डॉट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, याद है ना, ये अभी हम लोगों ने पिछले टाइम भी किया था। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, आपको याद होगा। इस बेस क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था स्क्वायर करके, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 पुट कर दिया था। तो वही वाला काम है यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि a क्या लेट किया जाए और b क्या लेट किया जाए, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में तो देने वाले नहीं है। तो हम देखो वेक्टर a डॉट b का मतलब क्या है, कोई दो वेक्टर रहे होंगे जिनका डॉट किया गया होगा, तभी तो ये बना होगा जो ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 12z, क्योंकि दो के मल्टीप्लाई है। और डॉट में हमने पढ़ा हुआ है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आता है। और स्क्वायर कब आता है, जब उनका मॉडुलस होता है, यानी मॉड ए होता है तो अंडर रूट करके स्क्वायर होता है, या मॉडुलस ऑफ बी होता है तो बी वेक्टर के अंडर रूट करके स्क्वायर में होता है। तो हमें इसको देख के हमें ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि अपनी तरफ से कोई ए और बी वेक्टर लेट करना पड़ेगा जिनका डॉट प्रोडक्ट ये आ जाए जो ये लिखा हुआ है। तो देखो एक वेक्टर को तो हम सीधे 3i प्लस 4j प्लस 12k लेट कर लेते हैं, और एक को लेट करते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रॉपर्टी को जो भी ए और बी की वैल्यू इनको सबको यहाँ रख देता है। ए डॉट बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 12z लेस देन और इक्वल टू मॉड ए कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और मॉड बी कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 144, और ये अंडर रूट के अंदर 1 हो जाएगा, तो ये 169 मीन्स 13 हो जाएगा ये। तो 3x प्लस 4y प्लस 12z लेस देन और इक्वल टू जो है वो 13 आ गया। तो फिर इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम तो बहुत कम हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 12z की मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसने बोला इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 13 है, यानी कि 13 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 13 से कम कुछ भी पॉसिबल है लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आंसर हो जाएगा हमारा 13।
बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आप। इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसको। इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसकी लीस्ट वैल्यू हमको बतानी है, क्या होगी। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4 गिवन है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू बतानी है, क्या होगी, यानी मिनिमम वैल्यू पूछिए। करो, देखो, ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। इजी है ये, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी मैंने बताया क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 8/7। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो जेई में पूछा गया है। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, if theta be the unit vectors, sorry, theta be the angle between the unit vector a vector and b vector, then prove that, और ये ऑप्शन में पूछे गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ में लिख रहा हूँ। cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सेकंड में हमको साइन थीटा बाई 2 प्रूफ करना है, हाफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दो वेक्टर आपको गिवन है, ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, cos थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो देखो, जब भी कभी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया जाए तो हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल है। तो मॉडुलस ए की वैल्यू 1 हो गई, मॉडुलस बी की वैल्यू 1 हो गई, और ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर, इस अगर हमारे पास cos थीटा बाई 2 लाना है तो इसका मतलब एक तो पक्की बात है कि हमें थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, और दूसरा a प्लस बी का होल मॉडुलस गिवन है। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती थी, मॉड a मॉड b cos थीटा। तो ये मॉडुलस ऑफ a भी 1 हो गया और b भी 1 हो गया, और यहाँ पर 2 मॉड a मॉड b cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 1 2 + 2 और इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा बाई, ये मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, a वेक्टर और b वेक्टर के साथ 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सिमिलरली साइन के केस में क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और फिर जहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है वहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये प्रूव हो जाएगी। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है बात ये? ओके। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एक कर लिया है। अब जरा एक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर ए और बी के मिड का एंगल एक्यूट है, थीटा जो है वो लेस देन 90 है, तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो ए डॉट बी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी जब थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। Find the value of x. Find the value of x for which the angle between the vector a vector equal to 2x square I plus 4xj plus k and b vector equal to 7i minus 2j plus xk is obtuse. Find the value of x for which the angle between the vector this and this is obtuse. तो ऑब्ट्यूज की कंडीशन हमारे पास है कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी क्या होगा। सॉल्व करें और आप बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर हाँ बेटा बोलो। सर आंसर होगा 0 से 1 हाफ तक। 0 से 1/2 ओपन इंटरवल। सर एक मिनट देखें। सर 0 और हाफ को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ मतलब ओपन इंटरवल होगा। यस सर। करेक्ट है। ए डॉट बी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ए डॉट बी जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा 14x स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 2 जा -8x
और प्लस एक्स लेस देन जीरो। तो 14x² माइनस 7x लेस देन जीरो, x कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 1 लेस देन जीरो। तो ये 0 और 1/2 दो हमारे पास आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो 0 से 1/2 के मिड में ये हमेशा वैल्यू जो है वो क्या देने वाला है, नेगेटिव देने वाला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ओपन इंटरवल में 0 to 1/2। एक और इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन एक और अच्छा था, वो लिख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, ए वेक्टर की वैल्यू इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जे प्लस के वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू आई प्लस जे प्लस ए के makes an acute angle for every value of x belongs to real number, then find the value of a. इसकी वैल्यू बतानी है, इसको भी आप ट्राई करें एक बार देखें। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और ये कह रहा है एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल की कंडीशन ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। तो ए डॉट बी जब हमने निकाला तो ये हो गया x² प्लस एक्स और जे को जे के साथ करेंगे तो x माइनस 1 और प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। तो x² प्लस 2x प्लस ए माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जेई वालों का फेवरेट पार्ट है, बहुत ही पूछा जाता है ये। आप जब क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक के करें, चाहे जिस भी चैप्टर जिसमें भी क्वाड्रेटिक आ जाती है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें आप। अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या फिर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, देखो ना ये y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, तो उसका डी जो है, चाहे ये केस हो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों केसेस के लिए जो उसका डिस्क्रिमिनेंट डी है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। चाहे आप यहाँ पर देख लें, डी का मतलब क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स इसके क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो होंगे नहीं, इमेजनरी रूट्स होंगे, तभी तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर जरा सा भी टच किया या कट किया तो जीरो हो जाएगी वाई की वैल्यू। तो इसलिए चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा आपको लेस देन जीरो करना है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस इसका डी निकाल देना है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू जो है वो a माइनस 1 है। इसका डी जो है वो लेस देन जीरो करना है। b² माइनस 4ac लेस देन जीरो, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू a माइनस 1 लेस देन जीरो, 4 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो 1 माइनस a प्लस 1 लेस देन जीरो, a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। तो यानी जो आंसर था वो ये था, a बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ले लो 2 से इन्फिनिटी के मिड में, हमेशा a की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर होती है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन जो ये हमारे पास बना है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और ये जो दो वेक्टर a और b हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बात क्लियर यहाँ तक। अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं इसका।
इसमें क्या है, कॉस रूल आपने पढ़ा है। कॉस रूल हम वेक्टर मेथड से कॉस रूल और साइन रूल प्रूव करेंगे। तो साइन रूल तो साइन की बात करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे। अभी हम इसके एप्लीकेशन से कॉस रूल जरा प्रूव करना देखते हैं। कॉस रूल याद होगा आपको। कॉस रूल क्या होता है, एक ट्रायंगल एबीसी में अगर ये वेक्टर ए बी सी गिवन है हमको, ये मान ले साइड्स की वैल्यू हमको गिवन है, ये बी सी साइड्स गिवन है, तो कॉस ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एक्चुअली मैं पहले ये सीबीएसई में प्रूव करने के लिए भी आता था, एनसीईआरटी में रहता था, अब नहीं है। तो कैसे करेंगे वेक्टर मेथड से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने कोई तीन वेक्टर ए बी सी लेट कर लिए, ये इस टाइप से लेट कर लिया हमने। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी है। ए बी सी वर्टिसेस हो गए, ए बी को हमने सी लेट कर लिया, बी सी को ए लेट कर लिया और सी ए को बी लेट कर लिया। तो देखो आपको याद होगा कि ट्रायंगल की कंडीशन बनने, मतलब ट्रायंगल अगर इससे बनता है ए बी सी तीन वेक्टर से, तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना है कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, बी और बी सेम है तो ए सी की इक्वल हो जाएगी। ए बी वेक्टर की वैल्यू सी है, बी सी वेक्टर की वैल्यू ए है और ए सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो माइनस बी। तो आपको याद होगा पिछले टर्म पे इस टाइप के केस हमने किए थे कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू का सम जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये चेक करने की कंडीशन भी होती है। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, कैसे हमारा ए स्क्वायर आएगा, कैसे बी स्क्वायर आएगा और कैसे सी स्क्वायर आएगा, उसको देखते हैं। तो ए और बी के बीच का अगर हमसे कोई एंगल पूछेगा कि बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के मिड का एंगल क्या है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि ये होगा, हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमेशा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो अगर इसको हमने सी लेट किया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। और अगर ए और बी और सी के बीच का एंगल चाहिए तो फिर ये एंगल ए नहीं बोलेंगे, हम कौन सा बोलेंगे, ये वाला एंगल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस ए। और सिमिलरली सी और ए के मिड का एंगल क्या हो जाएगा, तो ये सी है और ये ए है और ये एंगल बी है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। तो अब देखो जैसे हमको क्या प्रूफ करना है, कॉस ए चाहिए तो एंगल ए चाहिए हमको, कॉस ए का मतलब एंगल ए, तो बी और सी को लेना पड़ेगा हमको साथ में। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को इधर रखा और माइनस ऑफ क्या कर दिया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और अब इसमें हमने क्या करा दिया, इसमें मॉडुलस ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, और जब मॉड लेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉरी बी प्लस सी हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तब स्क्वायर होगा, अभी हमने सिर्फ मॉडुलस लिया है। तो जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। बी डॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, तो बी और सी के मिड का एंगल, बी वेक्टर और सी वेक्टर के मिड का एंगल क्या होगा, ये लिखा हुआ है बी और सी वेक्टर के मिड का एंगल, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इसके मिड का एंगल ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए। तो
यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी क्या हो जाएगी पाई माइनस ए, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये देखो डिराइव हो गया कॉस ए, चाहे कॉस ए फाइंड आउट करें या कॉस बी या कॉस सी, तीनों के लिए सेम है, कॉस ए निकालो कॉस बी कॉस सी, बस एक को वन साइड रखो बाकी दोनों को अदर साइड में भेज देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो कॉस बी को भी आपको इसी तरीके से डिराइव करना, कॉस सी को भी सेम मेथड से वही होने वाले हैं, एक वेक्टर को इधर रखो बाकी दोनों को उधर भेज दो। अब चलिए बात करते हैं, इसमें एक वर्क डन का क्वेश्चन आता है। वर्क डन वैसे बहुत इजी सा है, वर्क डन आपने किया भी होगा फिजिक्स में। W इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है F डॉट डी, तो W इक्वल टू F डॉट डी से हमारा वर्क डन आ जाता है। ये क्वेश्चन उसका भी लिख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा F डॉट डी, डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर दो वेक्टर हमको OA वेक्टर गिवन है और OB वेक्टर की वैल्यू गिवन है तो D क्या हो जाएगा OB माइनस OA, यानी AB वेक्टर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D। और फोर्स हमें अगर एक दिया है तो एक, अगर कई सारे फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे उन सारे फोर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, और फोर्स आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो वर्क डन भी आ जाएगा W इक्वल टू F डॉट डी से। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, आप करें उसको। टू फोर्सेस फोर आई प्लस 3j प्लस k and 3i plus 2j minus k are acting on a particle. Due to the force the particle is displaced the point, और पॉइंट है I plus 2j plus 3k to the point 5i plus 4j plus k. Find the work done by the forces. F इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7i, ये आई ही है,
4 और 3 7i, 3 और 2 5j, और माइनस k प्लस k, तो ये 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये ओ ए गिवन है और ये ओ बी गिवन है, तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे आप तो 5i माइनस आई क्या हो जाएगा, 4i प्लस 2j, और k माइनस 3k, तो ये माइनस 2k हो जाएगा। तो बस w इक्वल टू एफ डॉट डी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 2 ज़ा 10। देखो भाई चेक करो इसको कुछ। सर 38 आ रहा है। 38 आएगा। चलिए, तो फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपनी है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये हमारी बात हो चुकी है पहले। दो वेक्टर अगर ए और बी हमको गिवन है, इस टाइप से देख लेते हैं। दो वेक्टर अगर हमको ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, और इनके मिड का एंगल थीटा गिवन है, तो ए क्रॉस बी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और एक और होता है यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर वर्क करता है। अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि दो यूनिट वेक्टर पॉसिबल होते हैं, या तो प्लस में होगा तो ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसी में है। और या तो ए क्रॉस बी का होगा तो अपवर्ड हो जाएगा, और अगर बी क्रॉस होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector and b vector be two vector and theta, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जैसे वहाँ पर बात हुई थी हमारी, वैसे सेम यहाँ पर भी है, 0 से पाई के मिड में होगा। बी द एंगल बिटवीन देम, देन देयर प्रोडक्ट और क्रॉस, then their product or cross product is defined be a vector whose magnitude is AB sin theta and whose direction is perpendicular to the plane A vector and B vector. मीन्स अगर हमें A क्रॉस B की वैल्यू बतानी है तो वो हो जाएगी मॉड A मॉड B
साइन थीटा और इंटू यूनिट वेक्टर ईटा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। यहाँ से अगर हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ साइन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर मॉड ले लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू मॉडुलस ऑफ ईटा, और ईटा खुद यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ये वैल्यू साइन थीटा की हो जाएगी। तो जब भी कभी दो वेक्टर के मिड का एंगल निकालना होगा इन टर्म ऑफ साइन थीटा, वैसे तो कॉस थीटा ज़्यादा इजी होगा और कॉस से साइन निकाल सकते हैं हम जल्दी से, लेकिन अगर हमें साइन के टर्म में चाहिए तो भी हम निकाल सकते हैं। बस हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए और बी अगर गिवन होते हैं तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लिख लेते हैं। किया होगा वैसे आपने, लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ए क्रॉस बी निकालने का मेथड होता है डिटर्मिनेंट, जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना उसी से भी रिलेटेड है ये। आई जे के ले लेंगे और उसके बाद a1 a2 a3 और b1 b2 और b3, और इसको एक्सपैंड कर देंगे प्लस माइनस प्लस करके। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस आई के साथ आ जाएगी a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस जे के साथ क्या आ जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3 और प्लस के साथ क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। मॉड ए मॉड बी हमें आता है निकालना। मॉड ए मॉड बी तो हमने प्रीवियस जो ए डॉट बी था उसमें भी हमने देखा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू ऐसी आ जाएगी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ। जब इस पूरे का मॉडुलस आप लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इन तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3 का होल स्क्वायर, a1 b3 माइनस b1 a3 का होल स्क्वायर, a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट में अलग और ये अंडर रूट में अलग हो जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में जैसे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, वही सेम प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएंगी, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं साथ में। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट।
तो देखो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो थी, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस है। ये हम लोगों ने वहाँ पर भी प्रूफ कर लिया था, वहाँ पर बात हो चुकी है हमारी इसके बारे में कि अगर ए क्रॉस बी आता है तो वो माइनस का बी क्रॉस ए क्यों हो जाता है। अब यहाँ पर वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और प्रॉपर्टी कौन सी थी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पढ़ी थी कि अगर ए डॉट हो बी प्लस सी हो, तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा कि ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर है मल्टीप्लाई में, जैसे एम ए है और क्रॉस बी है, तो ये एम बाहर आ जाएगा और ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते। फिर हमने वहाँ पर एक परपेंडिकुलर और पैरेलल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने यही बात की थी कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, और अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी पैरेलल के लिए। अगर ए पैरेलल टू बी है देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और अगर थीटा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू ज़ीरो जैसी लेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो वहाँ पर ये हमारी बात हो चुकी है पहले कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको ज़ीरो दिया है तो इसका मतलब वो पैरेलल, वो परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर को अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। पैरेलल के लिए तो है ये इम्पॉर्टेंट, परपेंडिकुलर के लिए खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए डॉट वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर, तो ये बन जाएगा मॉड ए मॉड बी इंटू थीटा, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी के लिए हमें जाना पड़ेगा डॉट के पास, और यहाँ पर आना पड़ेगा पैरेलल के लिए क्रॉस के पास। अच्छा, अगर ए और बी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया, वो ज़ीरो की इक्वल है, तो क्या अगर हमको गिवन है कि ए क्रॉस बी ज़ीरो है, तो क्या सिर्फ हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल ही होंगे कि और भी कोई कंडीशन हो सकती है। अगर 6 कंडीशन है यहाँ पर, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल होंगे, क्या एंटी पैरेलल के लिए नहीं बोल सकते? तो बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि थीटा 180 होगा तो भी काम चलेगा हमारा, ए क्रॉस बी तब भी ज़ीरो होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, पाई भी, पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू, ए वेक्टर ज़ीरो हो और बी वेक्टर भी ज़ीरो हो, या तो ए ज़ीरो होगा तब भी ए क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा, और बी ज़ीरो होगा तब भी ए क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है वो पैरेलल हो, थीटा ज़ीरो, हो सकता है वो एंटी पैरेलल हो, थीटा पाई हो जाएगा, या उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। ए वेक्टर की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या फिर बी वेक्टर की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। उसके बाद और देखते हैं इसमें, अगर हमने यहाँ पर ये देखा था जैसे वहाँ पे आई जे के का रिलेशन देखा था, वैसे ही यहाँ पर आई जे के का एक और रिलेशन हो जाएगा। आई जे के जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में हमें लर्न करना है कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू देखो ये उस तरीके से भी आ जाएगा जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा कि ए और बी हमारे पास अगर है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हो जाएगी, ए और बी के परपेंडिकुलर। वैसे ही आई जे के जो होते हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तीनों यूनिट वेक्टर भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अगर हमारे पास आई क्रॉस जे है तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे की वैल्यू के की इक्वल, जे क्रॉस के की वैल्यू आई की इक्वल, और के क्रॉस आई की वैल्यू जे की इक्वल। तो इस तरीके से हमको ये याद रखना है कि अगर आई क्रॉस जे है तो साइक्लिक ऑर्डर में आई और जे आया है तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के है तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई है तो वो जे हो जाएगा। सेम वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये भी बात हमारी वहाँ पर हो चुकी थी कि अगर ए का ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो, क्योंकि दो सेम वेक्टर के मिड का एंगल क्या हो जाता है, दो सेम वेक्टर के मिड का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसलिए साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी जो है, या ए क्रॉस ए कह दो उसको, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आई क्रॉस आई की वैल्यू बोलो, या जे क्रॉस जे की वैल्यू बोलो, या फिर के क्रॉस के की वैल्यू बोलेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए जो है वो 0 होता है। अच्छा, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए और बी के परपेंडिकुलर, वो भी लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर है तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, ए क्रॉस बी, ये होता है। अब इसका यूनिट वेक्टर बताना है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वही तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब ये वेक्टर जो है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो प्लस माइनस करके लिख लेंगे। तो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर पॉसिबल है। एक प्लस में हो सकता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक माइनस में हो सकता है। तो दोनों ही आंसर हमें देने पड़ेंगे प्लस माइनस करके। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो भी प्लस माइनस। एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है और एक डाउनवर्ड में भी हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, फिर और प्रॉपर्टी इनको ऐड करते हुए चलेंगे। अभी कुछ इन पे बेस्ड जो हमने किया है इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए और बी वेक्टर की वैल्यू हमको गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, मॉड ए और मॉड बी फाइंड आउट करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू में पुट कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड ए क्रॉस बी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अभी हमारी बात हो चुकी है। आई जे के 1 माइनस 2 3 और 2 1 और 1। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू -5i प्लस 5j प्लस 5k।
मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9 √14 और मॉडुलस ऑफ बी भी 4 + 1 + 1 √6 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू में रख देंगे। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस जब निकालेंगे और मॉड ए मॉड बी करेंगे तो आंसर हमारा 5/2√7 ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक और रिजल्ट है, वो देख लेते हैं जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा उससे रिलेटेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दो साइड्स गिवन हो, जैसे हमने याद होगा तो हमने उसमें किया था ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर दो साइड्स गिवन हो और उनके मिड का एंगल गिवन हो, तो सिमिलरली वैसे ही सेम है यहाँ पर कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन हो, एक ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो जैसे आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी सी साइन थीटा। बी और सी अगर साइड्स गिवन है और थीटा उनके मिड का एंगल है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बन जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्योंकि देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पर आ जाओगे, वहाँ पर बी सी लिखा है, लेकिन अगर ए बी अगर हम ले तो ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा अगर थीटा एंगल है। यहाँ पर तो बी सी भी साइन थीटा भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ ए बी साइन अल्फा ले सकते हो अगर ए बी के मिड का एंगल अल्फा है, या अगर बी सी सी ए ले लिया, सी ए ले लिया तो गामा ले लिया, साइन तो अल्फा बीटा गामा ले लिया। तो ये हमारा एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा जब दो वेक्टर हमको गिवन होंगे ए और बी। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर हमें कोई ट्रायंगल इस टाइप से ए बी सी के टर्म में गिवन है, ओ ए पता है, ओ बी पता है और ओ सी पता है। यहाँ पर कोई एक ओ पोजीशन वेक्टर है, ये ओ ए पता है, फिर ये ओ बी पता है और ये ओ सी पोजीशन वेक्टर सी पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब यहाँ पर बात आएगी कि ए को ही क्यों पोजीशन वेक्टर लिया है, हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें ओ ए वेक्टर गिवन होगा, ओ बी वेक्टर गिवन होगा और ओ सी वेक्टर गिवन होगा। तो हम क्या क्या निकाल लेंगे, पहले ए बी निकाल देंगे और ए सी निकाल देंगे। ए को हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, ए को हमने क्या एज्यूम किया, पोजीशन वेक्टर। अब कोई पूछे कि भाई क्या बी को नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी ए क्रॉस बी सी, या अगर सी को लेना चाहे तो सी को ले सकते हैं, सी ए क्रॉस सी बी। तो ये हमें ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो जाएगा जब हमें ओ ए ओ बी और ओ सी दिए होंगे और हमें ए बी और ए सी निकाल के फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ बेस इंटू हाइट जैसे होता है उसी तरीके हम याद रख सकते हैं। वैसे वो फार्मूला बना किससे है, हाफ ए बी साइन थीटा से। तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी को जब आप ओपन करेंगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर का भी मॉडुलस वो 1 हो जाएगा। अब एक बार ऐसा भी केस आया हुआ है, ये भी हमें याद रखना है कि अगर तीनों हमें वेक्टर ए बी सी गिवन हो, इस टाइप का केस हो कि अगर हमें ए बी सी ये एक ट्रायंगल गिवन है, ए वेक्टर की वैल्यू ए गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर गिवन है और सी वर्टिसेस की वैल्यू सी वेक्टर गिवन है, और ये वो फिर वही पोजीशन वेक्टर है। तो ओ ए गिवन है, ओ बी बी गिवन है, ओ सी, तो ए बी सी के टर्म में क्या रिजल्ट होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ए बी सी के टर्म में रिजल्ट ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा।
कैसे आया, अगर इसको हमें प्रूव करना हो तो बहुत इजी। देखो ये ओ ए है, ये जो है वो ओ सी है, और ये जो है वो ओ बी, और ये जो है हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। किसी में भी ओ ए, जैसे हमें ए बी क्रॉस ए सी ले रहा है, तो देखो इसका प्रूफ कैसे कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, फार्मूला अभी हमने देखा, हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी होता है, ये फार्मूला होता है। तो हाफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ बी माइनस ओ ए, क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सी माइनस ओ ए। तो हाफ ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए मीन्स बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। इनका क्रॉस करा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, हाफ, पहले ए क्रॉस बी माइनस को प्लस कर देते हैं, क्योंकि क्रॉस को इंटरचेंज करो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन टर्म ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो एक इसका क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स वर्टिसेस A, B, C are I plus J, J plus K and K plus I respectively. तो यहाँ पर हमारे पास ओ ए वैक्टर गिवन है, ओ बी वैक्टर गिवन है, आई प्लस जे, ओ बी वैक्टर की वैल्यू गिवन है जे प्लस के, और ओ सी वैक्टर की वैल्यू गिवन है के प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वैक्टर की वैल्यू आ गई के माइनस आई, क्योंकि माइनस का आई आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ, जे और जे कट हो जाएगा। और ए सी वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस आई माइनस ऑफ आई प्लस जे, तो के माइनस जे हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ये हो गया। डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं आप, या डिटर्मिनेंट में रख के कर लें, -1 0 1 0 -1 1। तो ये हाफ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू का जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है आई प्लस जे प्लस के, और इसका जब आप मॉडुलस ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ओके।